आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के परस्पर संबंधों की चर्चा करेंगे। पिछले रंजीत सिंह से संबंधित जो पिछला वीडियो व्याख्यान था उसमें हमने रंजीत सिंह के राज्य विस्तार की चर्चा की थी। अब हम देखेंगे कि रंजीत सिंह और अंग्रेज जिसके कारण कि रंजीत सिंह की बहुत सारी जो सीमाएं थी उसका हमें ज्ञान होता है। रंजीत सिंह के उदय के बाद सिखों और अंग्रेज़ों का पहला प्रत्यक्ष संपर्क 1800 ईस्वी में हुआ। इस समय तक अंग्रेज़ों की नीति अंग्रेज़ों और रूस के मध्य रंजीत सिंह के राज्य को एक बफर स्टेट के रूप में स्थापित करने की थी, क्योंकि रूस इस समय पूर्व की ओर कदम बढ़ा रहा था और अंग्रेज चाहते थे कि रंजीत सिंह का राज्य रूस और अंग्रेज़ों के मध्य एक बफर स्टेट बना रहे ताकि उनका सीधा संपर्क ना हो। 1800 ईस्वी में जब लॉर्ड वेलेज़ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, उस समय तक कंपनी की स्थिति सुधर चुकी थी। इधर कुछ समय पूर्व ही अफ़गान शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था, अतः कंपनी के लिए आवश्यक हो गया था कि उत्तरी पश्चिमी सीमांत की तरफ ध्यान दे। तदनुसार वेलेज़ली ने मुंशी यूसुफ अली को बहुमूल्य भेंटों के साथ रंजीत सिंह के दरबार में भेजा और उससे ये अनुरोध किया कि वह रंजीत सिंह को कहे कि वह जमान शाह को सहायता नहीं दे। लेकिन जैसे ही जमान शाह की समस्या का अंत हुआ, मुंशी यूसुफ अली को रंजीत सिंह के दरबार से वापस बुला लिया गया। इस प्रथम प्रयास के अच्छे परिणाम निकले। रंजीत सिंह ने मराठा सरदारों सिंधिया और होलकर को भी सहायता देने से मना कर दिया और 1806 में अंग्रेज़ों ने रंजीत सिंह के साथ मित्रता और सहयोग की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने आश्वासन दिया कि वे पंजाब से अपनी सेनाएं हटा लेंगे और मराठों को पंजाब में उपद्रव नहीं करने देंगे। यह वचन भी दिया गया कि जब तक रंजीत सिंह अंग्रेज़ों के प्रति मैत्री भाव रखेगा तब तक वे रंजीत सिंह के राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन जब रंजीत सिंह ने सतलज पार के राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपनी अधीनता में लाने का प्रयास किया तो अंग्रेज चिंतित हो उठे और अब वे उसको नियंत्रित करना चाह रहे थे। इसी समय सतलज पार के सिख राज्यों ने रंजीत सिंह के विरुद्ध संरक्षण की मांग की। कंपनी एक तरफ तो रंजीत सिंह को सतलज पार बढ़ने से रोकना चाहती थी और दूसरी तरफ वह उसे नाराज़ भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इस समय यूरोप में नेपोलियन एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा था। तब फ्रांसीसियों के संभावित आक्रमण के विरुद्ध उसे रंजीत सिंह के सहयोग की आवश्यकता थी। अतः 1808 में चार्ल्स मेटकाफ नामक सुयोग्य अधिकारी को रंजीत सिंह से बात करने के लिए लाहौर भेजा गया। इसी समय एक और प्रतिनिधिमंडल अफ़गान शासक के पास भी भेजा गया। ऐसी स्थिति में रंजीत सिंह दुविधा में पड़ गया। वह अंग्रेज़ों की नीति को ठीक से नहीं समझ पाया। अंग्रेज़ों ने रंजीत सिंह पर दबाव डालने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया और फरवरी 1809 में आक्टरलोनी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना सतलज पार की ओर बढ़ी और सतलज पार के सिख सरदारों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। अर्थात रंजीत सिंह को यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि वह अंग्रेज़ों से संधि नहीं करेगा तो अंग्रेज़ अपने प्रस्तावों को मनवाने के लिए सैनिक कार्यवाही भी कर सकते हैं। अप्रैल 1809 में दोनों के मध्य संधि हो गई, जिसे कि अमृतसर की संधि कहा गया। देखते हैं इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी। पहली शर्त तो थी, जैसे कि सभी मैत्री संधियों में होता है, मित्रता का वचन दोनों तरफ से दिया गया। दूसरी शर्त बहुत महत्वपूर्ण थी, वो ये कि पूर्व की ओर सतलज नदी को रंजीत सिंह के राज्य की सीमा बना दिया गया। रंजीत सिंह को उत्तर पश्चिम में विस्तार करने की खुली छूट दी गई और इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने
हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। रणजीत सिंह ने सतलज पार के राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार कर लिया और उन पर आक्रमण न करने का वचन दिया। अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों ने वचन दिया कि सतलज के किनारे सेना नहीं रखेंगे, परंतु सतलज पार के 45 परगने जो कि रणजीत सिंह के अधिकार में थे, उन पर रणजीत सिंह आंतरिक शांति एवं व्यवस्था के लिए रणजीत सिंह सेना रख सकेगा। यदि कोई भी एक पक्ष संधि का उल्लंघन करता है तो संपूर्ण संधि समाप्त समझी जाएगी। अमृतसर की संधि के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। N.K. सिन्हा इसे रणजीत सिंह की कूटनीतिक पराजय मानते हैं। चार्ल्स मेटकाफ ने भी कहा है कि रणजीत सिंह साहसी कार्यों के लिए प्रसिद्ध नहीं था। लेकिन जिन परिस्थितियों में यह संधि हुई, जब हम उस पर विचार करते हैं तो उसे साफ पता चलता है कि उसने सैनिक दबाव में आकर संधि की थी। कुछ इतिहासकार अमृतसर की संधि को रणजीत सिंह की कूटनीतिक पराजय नहीं मानते, बल्कि इसे रणजीत सिंह की कूटनीतिक सफलता मानते हैं। कनिंघम मानते हैं कि इससे रणजीत सिंह को उत्तर और उत्तर पश्चिम में राज्य विस्तार का स्वतंत्र अवसर मिल गया, क्योंकि राज्य की दक्षिणी सीमा की सुरक्षा की चिंता नहीं रही। सत्य जो भी हो, इतना निश्चित है कि रणजीत सिंह के सामने संधि करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। रणजीत सिंह अपने नवोदित राज्य की सीमित शक्ति से भली भांति परिचित था, इसीलिए उसने शक्तिशाली अंग्रेज़ों को चुनौती देकर अपना सर्वनाश आमंत्रित करने की गलती नहीं की। वह अपने राज्य को संभावित खतरे से दूर रखना चाहता था, इसीलिए उसने टकराने के स्थान पर घुटने टेकने की नीति अपनाई। सतलज पार के सिख सरदार पहले ही अंग्रेज़ों का दामन पकड़ चुके थे। अंग्रेज़ों के साथ लड़े जाने वाले युद्ध में अन्य सिख सरदारों के सहयोग पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था। अब हम देखते हैं कि 1809 के बाद अंग्रेज़ों के साथ संबंध कैसे रहे। अमृतसर की संधि से लेकर रणजीत सिंह की मृत्यु तक रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच के आपसी संबंधों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है 1809 से 1831 और दूसरा 1831 से 1839 ईस्वी तक। पहले काल में दोनों पक्षों के बीच सद्भावना बनी रही और विशेष कठिनाइयों का दोनों ने सामना नहीं किया। जब सतलज के पश्चिम में स्थित सिख राज्यों ने रणजीत सिंह के विरुद्ध अंग्रेज़ों से संरक्षण की याचना की, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें संरक्षण देने से मना कर दिया। वे संधि का पालन करते रहे और रणजीत सिंह के राज्य विस्तार कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। इसका संभावित कारण शायद यह था कि इस समय अंग्रेज़ भारत के अन्य भागों में अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने में लगे हुए थे। रणजीत सिंह ने भी अपनी तरफ से संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का कभी प्रयास नहीं किया। जब 1816 में कंपनी को नेपाल युद्ध और 1824 में बर्मा युद्ध में फंस जाना पड़ा, तब रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों की इस परिस्थिति का लाभ उठाना उचित नहीं समझा, जबकि नेपाल ने उससे सहायता की प्रार्थना की थी। इसी प्रकार तृतीय मराठा युद्ध के समय उसने नागपुर के भोंसले और 1825 में भरतपुर के जाटों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता देने से इनकार कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने सच्ची मैत्री का परिचय नहीं दिया। उत्तर पश्चिमी प्रांत में रहने वाली वहाबी जाति के अफ़गानों ने जब रणजीत सिंह के विरुद्ध जिहाद यानी धर्मयुद्ध छेड़ा, तो उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। वे चाहते थे कि पठान लोग रणजीत सिंह का विरोध करते रहें, जिससे उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाए। 1831 के बाद दोनों पक्षों के मध्य कुछ ऐसी समस्या आई
जिससे अंग्रेज़ों के दबाव और धमकी के सामने रंजीत सिंह को झुकना पड़ा, अर्थात अपने हितों को त्यागना पड़ा। पहली समस्या सिंध की थी। रंजीत सिंह अपने राज्य के दक्षिण में स्थित सिंध क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहता था। उधर अंग्रेज स्वयं सिंध पर अधिकार करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने बर्न्स नामक अधिकारी को रंजीत सिंह के लिए कुछ भेंट और उपहार देकर सिंध नदी के मार्ग से भेजा, जबकि वास्तव में इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य सिंध की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना था। इसके बाद 1831 ईस्वी में कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रोपड़ नामक स्थान पर महाराजा रंजीत सिंह से व्यक्तिगत मुलाकात की। इस मुलाकात के समय पुरानी मित्रता की दुहाई दी जाती रही और इसी समय अंग्रेज अधिकारी सिंध के अमीरों से संधि करने के प्रयास में जुटा हुआ था। बेंटिंक ने रंजीत सिंह को अपना वास्तविक इरादा नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा कि सिंध के अमीरों के साथ कंपनी के व्यापारिक संबंध तय हो गए हैं। अंग्रेज़ों ने इस संबंध में दोहरी चाल चली। रंजीत सिंह को बार बार चेतावनी दी जाती रही कि वह सिंध की तरफ बढ़ने का प्रयास नहीं करे और सिंध के अमीरों से कहा गया कि रंजीत सिंह उनके राज्य पर आक्रमण करने वाला है और इस आक्रमण से बचने का एकमात्र रास्ता है कंपनी का संरक्षण स्वीकार करना। फलस्वरूप सिंध के अमीर कंपनी के चंगुल में फंस गए और रंजीत सिंह के हाथ से अवसर निकल गया। इस तरह से सिंध के मामले में भी अंग्रेज़ों ने रंजीत सिंह को पूरी तरह से भ्रम में रखकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसी समय के आसपास रंजीत सिंह ने शिकारपुर पर अधिकार जमाने का प्रयास किया, परंतु अंग्रेज़ों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, जबकि स्वयं उन्होंने 1832 में फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया, जबकि वे फिरोजपुर पर रंजीत सिंह के दावे को पहले स्वीकार कर चुके थे। अंग्रेज़ों के लिए फिरोजपुर सैनिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर से केवल 40 मील दूर था और वहाँ से लाहौर पर धावा बोलना बहुत आसान था। अंग्रेज़ों की यह कार्यवाही शत्रुतापूर्ण थी। इसके बावजूद रंजीत सिंह ने इसे चुपचाप सहन कर लिया, जिससे उसकी विवशता स्पष्ट हो जाती है। आखिरी समस्या है इसमें अफ़गानिस्तान की। 1809 में अफ़गानिस्तान में शासक था शाह शुजा। उसे उसके भाई मोहम्मद शाह ने पदच्युत करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। शाह शुजा भागकर भारत चला आया और अंग्रेज़ों की शरण में रहने लगा। उसने बार बार बीच में अफ़गानिस्तान के शासन पर अधिकार जमाने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। जब रंजीत सिंह ने पेशावर पर अधिकार कर लिया तो उसने शाह शुजा के सामने प्रस्ताव रखा रंजीत सिंह का सिंहासन पुनः दिलवाने का, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों की कोई रुचि नहीं थी, इसलिए शाह शुजा ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 1832 तक अफ़गानिस्तान की परिस्थितियां पुनः शाह शुजा के लिए अनुकूल होने लगी, परंतु अफ़गानिस्तान के तत्कालीन शासक दोस्त मोहम्मद ने शुजा को परास्त कर दिया और 1836-37 में रूस से मैत्री बढ़ाना शुरू किया। इससे अंग्रेज़ घबरा गए और उन्होंने शाह शुजा को अफ़गानिस्तान के सिंहासन पर बैठाने का फैसला किया, लेकिन अब चूँकि इसके लिए रंजीत सिंह के सहयोग की आवश्यकता थी। जब अंग्रेज़ों को रंजीत सिंह के सहयोग की आवश्यकता थी तो रंजीत सिंह ने उन्हें सहयोग दिया, लेकिन जब रंजीत सिंह को सहयोग की आवश्यकता थी तो अंग्रेज़ों ने सहयोग नहीं किया। फलस्वरूप 26 जून 1818 को अंग्रेज़ों शाह शुजा 1838 को अंग्रेज़ों शाह शुजा और रंजीत सिंह के बीच संधि हो गई। संधि के अनुसार शाह शुजा को अफ़गानिस्तान का शासक बनाना तय हुआ। शाह शुजा ने अफ़गानिस्तान में रंजीत सिंह द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर से अपना दावा छोड़ दिया।
परंतु बाद में अंग्रेज़ों ने कहा कि शिकारपुर पर उसका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही उसे जलालाबाद पर अधिकार जमाने का अनुमति दी जाएगी। इस पर रंजीत सिंह ने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेज़ों ने उसे धमकी दी कि यदि वह हस्ताक्षर नहीं करेगा तो अंग्रेज़ अपनी तरफ से इस योजना को कार्यान्वित कर देंगे। विवश होकर रंजीत सिंह को विष का घूंट पीना पड़ा और बड़ी अनिच्छा से उसने संधि पर हस्ताक्षर किए। सत्य तो यह है कि अफ़गानिस्तान के प्रति किसी भी ब्रिटिश नीति से रंजीत सिंह को कोई खुशी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह स्वयं अफ़गानिस्तान को नियंत्रित करना चाहता था। परंतु दूसरी तरफ अंग्रेज़ भी ऐसा ही चाहते थे। उन्हें एक तरफ तो रूस का भय लग रहा था और दूसरी तरफ वो सिखों के शत्रु अफ़गानों से मैत्री करके सिखों को भी अपने इशारों पर नचाना चाहते थे।